हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल जीएस भंडार विद कौशल में। पिछले वीडियो में हम लोग अंग्रेज़ों के जितने भी गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित उनका इतिहास पढ़ चुके हैं, जिसमें मुख्य रूप से आपके जो आने वाले क्रम होते हैं, जैसे सबसे पहले प्लासी के युद्ध के जीतने के बाद पहले बंगाल के गवर्नर, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय, उसके बाद स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल और सबसे अंत में स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त होते हैं, जिसमें हम लोग ने मुख्य रूप से पिछले वीडियो में बंगाल के गवर्नर का इतिहास पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम बंगाल के गवर्नर जनरल का इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का जो गवर्नर जनरल का जो टाइम पीरियड रहता है, ये 1774 से 1833 तक बंगाल के गवर्नर जनरल का टाइम पीरियड रहता है। और सबसे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में जो आते हैं वो आपके होते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो वारेन हेस्टिंग्स 1774 से लेकर 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में रहते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में सबसे पहले आने वाले आपके वारेन हेस्टिंग्स जैसे ही यहाँ पे आते हैं, ये सबसे पहले इनके समय में क्या हुआ था, तो 1765 में जो बंगाल में द्वैध शासन लागू होता है, जिसे रॉबर्ट क्लाइव शुरू करते हैं, तो 1772 में आते के साथ ही उसे ख़त्म कर देते हैं। ये तब ख़त्म करते हैं जब वो बंगाल के गवर्नर जनरल से पहले बंगाल के केवल गवर्नर रह चुके होते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल के गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बना दिया जाता है। इस प्रकार बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में वारेन हेस्टिंग्स आते हैं। आते के साथ ही ये 1772 में द्वैध शासन समाप्त कर देते हैं। इसके अलावा इन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, भू राजस्व के क्षेत्र में बहुत ही इम्पोर्टेंट काम भी किए थे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे जानने का प्रयास करते हैं। 1774 ईस्वी में एक पहले कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करते हैं और उस सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं वो सर एलिजाह इम्पे को बनाए जाते हैं। इसके अलावा 3 अन्य न्यायाधीश भी बनाए जाते हैं। तो 1774 में पहला सुप्रीम कोर्ट कोलकाता में वारेन हेस्टिंग्स के समय में बनाया गया था। इसके अलावा 1780 ईस्वी में भारत का जो पहला समाचार पत्र का प्रकाशन होता है, जिसका नाम होता है बंगाल गजट, और इसका प्रकाशन करने वाले होते हैं जेम्स हिक्की। इसके बाद 1781 ईस्वी में कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए एक मदरसा की स्थापना भी की जाती है और इसमें मुख्य रूप से फारसी भाषा का ज्ञान दिया जाता है। इसके बाद 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन के नेतृत्व में बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। 1784 ईस्वी में बंगाल में ही सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की जाती है। इसके अलावा जो वारेन हेस्टिंग्स के समय में जो जितने भी कानूनी अनुवाद थे, उन्हें अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के नाम से इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। अर्थात भारत में जितने भी कानून थे उन सब का अंग्रेजी अनुवाद अ कोड ऑफ जेंटू लॉ के सहयोग से वारेन हेस्टिंग्स के समय में कर दिया जाता है। वारेन हेस्टिंग्स से ये सब जितने भी पॉइंट है टाइम के साथ इम्पोर्टेंट डेट है के रूप में ये सब आते हैं और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपको आता है, तो ये सब ध्यान रखना है। 1774, 1780, 1781, 1782, 1784। इसके बाद 1765 की जो इलाहाबाद की घटना, इलाहाबाद का जो संधि होता है, तो संधि के तहत जो रॉबर्ट क्लाइव शुरू करते हैं और वारेन हेस्टिंग्स ख़त्म करते हैं। तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 ईस्वी में जो बंगाल में द्वैध शासन होता है, उस द्वैध शासन को समाप्त करते हैं और उसके साथ द्वैध शासन को समाप्त करने के तहत ही जो मुग़ल बादशाह होते हैं, जिन्हें जो मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय होते हैं, उन्हें पहले से 26 लाख रुपया वार्षिक पेंशन मिल रहा होता है। लेकिन इस पेंशन को अंग्रेज जो बंगाल के जो गवर्नर होते हैं वो वारेन हेस्टिंग्स इस पेंशन को ख़त्म कर देते हैं। तो बस इतना ध्यान रखना है कि इलाहाबाद की संधि खत्म हो जाती है और शाह आलम द्वितीय का जो 26 लाख का जो पेंशन होता है वारेन हेस्टिंग्स बंद कर देते हैं। इसके अलावा जो हितोपदेश, भागवत गीता, अभिज्ञान शाकुंतलम,
का अंग्रेजी अनुवाद कराने का श्रेय भी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय को ही जाता है। हितोपदेश और भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस ने किया था। वही अभिज्ञान शकुंतलम का जो अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स करते हैं। अगर वॉरेन हेस्टिंग्स का कुछ इंपॉर्टेंट ये आपका देखा जाए, नकारात्मक पहल नकारात्मक चीज़ देखा जाए जिसमें बुराई के रूप में क्या आते हैं, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो होते हैं एक बनारस के राजा थे जिनका नाम था चेतसी। इनसे बेवजह रुपयों की मांग करते हैं और इसके वजह से इनकी काफ़ी आलोचना भी की जाती है। साथ ही ये अवध के खजानों को लूटने के लिए भी प्रयत्नशील रहते हैं। तो ये दो घटनाएं ऐसी हैं जिनको इन्हें नेगेटिव फॉर्मेट के रूप में देखा जाता है। इसके साथ साथ एक और घटना है 1775 ईस्वी के बंगाल के एक ब्राह्मण थे नंद कुमार, और नंद कुमार पर एक झूठा मुकदमा वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा लगाया जाता है और झूठा मुकदमा लगाने के बाद इन्हें फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो ये नंद कुमार पर झूठा आरोप लगाने वाले से गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स के। कब लगा था, तो 1775 में लगा था। इसके साथ चूँकि इन्हीं के समय में एक और अधिनियम लाया जाता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये जितने भी अधिनियम हैं हम एक वीडियो में सारा अधिनियम कवर कर लेंगे, अगले वीडियो या उसके अगले वीडियो में हम बता देंगे। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के विरोध में ये इस्तीफा दे देते हैं और यहाँ से वापस वो इंग्लैंड चले जाते हैं। और इंग्लैंड जब ये जाते हैं तो वहाँ के एक अधिकारी जिनका नाम था बर्क द्वारा इनके किए गए कारनामों को लेकर इन पे महाभियोग चलाया जाता है। लेकिन जो महाभियोग इन पे चलाया जाता है उसके बाद में ये 1795 ईस्वी में इस आरोप से ये मुक्त हो जाते हैं। कौन, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके अलावा एक सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति अर्थात जिसे रिंग फेरेंस की नीति भी अवध को ध्यान में रख के ये चलाते हैं। तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति से कौन से गवर्नर जनरल संबंधित है, तो आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। तो इतना सारा पॉइंट आपको वॉरेन हेस्टिंग्स से ध्यान रखना है। काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं वो सर जॉन मैकफर्सन, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए आते हैं 1785 से 86, एक साल के लिए ये अस्थायी गवर्नर के रूप में नियुक्त होते हैं। और इनके समय की बस यही एक घटना है कि ये जितने भी ब्रिटिश साम्राज्य होते हैं उसको 23 जिला में बांट देते हैं और तब ये शासन चलाना शुरू करते हैं। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में ब्रिटिश साम्राज्य को 23 जिला में बांट दिया गया था, तो जॉन मैकफर्सन के समय में। इसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं वो आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल 1786 से 93 एवं बाद में 1805 में पुनः आते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा, पुलिस सेवा, सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा 1793 ईस्वी में एक बंदोबस्त, भू राजस्व से संबंधित एक बंदोबस्त चलाते हैं जिसका नाम होता है अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त को 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू करते हैं। हालांकि जो अस्थाई बंदोबस्त होता है उस योजना को बनाने वाले होते कौन हैं, तो सर जॉन शोर अस्थाई बंदोबस्त को बनाने वाले होते हैं। लेकिन इसको विस्तार रूप देने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। क्या था आपका अस्थाई बंदोबस्त, थोड़ा सा समझ लेते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जो 90 उपज का जो 90% भाग होता है वो कंपनी रख लेती थी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी, और 10% भाग ही केवल जमींदारों को मिलता था। तो ये ध्यान रखना है कि 1793 का अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। इस योजना को बनाने वाले थे सर जॉन शोर और इसमें 90% भाग कंपनी रख लेती थी, 10% भाग आपका जमींदार रखते थे। तो ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 ईस्वी में दास व्यापार पर रोक लगा देते हैं। दास व्यापार पर रोक लगाने के साथ ही इनके समय की एक और घटना है लॉर्ड कॉर्नवालिस के 1793 का है। 1793 में अस्थाई बंदोबस्त के साथ ही एक 1799 में एक कॉर्नवालिस कोड जिसे कॉर्नवालिस संहिता भी कहा जाता है। क्या था कॉर्नवालिस संहिता, इसमें ये शक्ति का विभाजन करते हैं। शक्ति का विभाजन अर्थात न्याय और प्रशासन को अलग अलग। 1793 ईस्वी से पहले जितने भी भारतीय होते थे वो जो जज बनते थे तो यूरोपीय के खिलाफ वो मुकदमा नहीं लड़ सकते थे। लेकिन 1793 ईस्वी के बाद इस कॉर्नवालिस संहिता लाने के बाद इन्होंने क्या किया,
कॉर्नवालिस संहिता के बाद जो यूरोपीय होते हैं, जो भारतीय होते हैं, यूरोपियों के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते थे। तो यही आपका कॉर्नवालिस कोड। तो कॉर्नवालिस कोड बस ध्यान रखना है कि कॉर्नवालिस कोड लाने वाले खुद कॉर्नवालिस ही थे 1793 ईस्वी में, लॉर्ड कॉर्नवालिस। इसके बाद 1805 ईस्वी में छोटे से टाइम पीरियड के लिए आते हैं, लेकिन इनकी मृत्यु उसी समय भारत में हो जाती है और भारत के यूपी के गाजीपुर में इनकी समाधि बनाई जाती है। तो ये याद रखना कि किस गवर्नर जनरल की मृत्यु भारत में हुई थी। तो टोटल 3 गवर्नर जनरल ऐसे हैं जिनकी मृत्यु भारत में हुई थी। उसको अगर याद करना होगा तो आप एक ट्रिक से ध्यान रख सकते हैं, उसको याद रखिएगा, काम, KAM से कॉर्नवालिस, ए से एक लॉर्ड एल्गिन आ जाएंगे और एक M से मेयो। तो आप फिलहाल अभी याद रखिए कि कॉर्नवालिस की मृत्यु भारत में हो जाती है और टोटल 3 गवर्नर जनरल ऐसे होते हैं जिनकी मृत्यु भारत में होती है और उसका ट्रिक क्या है, काम, KAM। चलिए, इसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद जो आते हैं अगले गवर्नर जनरल के रूप में सर जॉन सोर। सर जॉन सोर का जो टाइम पीरियड रहता है 1793 से 1798। चूँकि सर जॉन सोर, इससे पहले बता चुके हैं कि सर जॉन सोर जो होते हैं भू राजस्व के एक बहुत बड़े जानकार होते हैं और जो अस्थाई बंदोबस्त लाने वाले जो होते हैं, अर्थात इस योजना को जो बनाने वाले होते हैं वो सर जॉन सोर होते हैं और उन्हीं के प्रयास से अस्थाई बंदोबस्त को लागू कौन करते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस लागू करते हैं। तो सर जॉन सोर भू राजस्व के एक बहुत बड़े जानकार थे। साथ ही उनके समय में जो आंग्ल मैसूर युद्ध चल रहा होता है तो इसमें मैसूर के प्रति वो हस्तक्षेप की नीति अपनाते हैं, अर्थात उस युद्ध में इनका कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। तो मैसूर के प्रति हस्तक्षेप की नीति सर जॉन सोर बनाते हैं। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं वो होता है लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 तक रहते हैं। लॉर्ड वेलेजली यहाँ आते के साथ ही ये खुद को बंगाल का शेर कहते हैं। तो बंगाल के शेर के नाम से मशहूर आपके गवर्नर जनरल कौन हो जाएंगे, तो आपका लॉर्ड वेलेजली हो जाएंगे। लॉर्ड वेलेजली का ये घटना यह है कि सहायक संधि की शुरुआत, तो सहायक संधि शुरू करने वाले कौन थे, तो ये लॉर्ड वेलेजली। ये कब शुरू करते हैं, तो 1798 ईस्वी में। और 1798 ईस्वी में सहायक संधि शुरू करने के साथ ही सबसे पहले ये हैदराबाद के जो निजाम होते हैं उसे अपने में मिला लेते हैं। उसके बाद 1799 में मैसूर एवं तंजौर को, उसके बाद 1801 ईस्वी में अवध एवं पेशवा को, इसके अलावा भी कई सारे क्षेत्रों को सहायक संधि के तहत लॉर्ड वेलेजली अपने अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लेता है। लेकिन यहाँ पे सहायक संधि है, तो सहायक संधि का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, अर्थात सहायक संधि के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो एक फ्रांसीसी गवर्नर थे जिसका नाम था डुप्ले। तो फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को सहायक संधि का जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो सहायक संधि लागू करने वाले थे, जिसने शुरू किया था, वो आपके लॉर्ड वेलेजली हो जाते हैं और इसके तहत सबसे पहले हैदराबाद के निजाम को 1798 में मिला लिया जाता है। साथ ही लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल देखिएगा तो 1798 से 1805। 1799 में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है और उस आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी तो उस समय अंग्रेजों का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, तो आपके लॉर्ड वेलेजली हो जाएंगे 1800 ईस्वी में। इसके बाद 1800 ईस्वी में जो नागरिक सेवा में जो चयनित होते थे, सिविल सेवा में जो अभ्यर्थी चयनित होते थे, उनके प्रशिक्षण के लिए एक फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के समय में कलकत्ता में करवाई जाती है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के समय में 1800 ईस्वी में किया जाता है, लेकिन कुछ समय बाद इसमें अधिक व्यय, अधिक खर्च होने के कारण इसे बंद कर दिया जाता है। और उसके बाद 1806 ईस्वी में इंग्लैंड के हेलीबरी कॉलेज में प्रशिक्षण का कार्य किया जाता है। तो लॉर्ड वेलेजली से इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए, लॉर्ड वेलेजली के बाद आगे आते हैं सर जॉर्ज बार्लो, जो 1805 से 1807 तक रहते हैं। इनके समय की एक इम्पोर्टेंट घटना 1806 ईस्वी। 1806 ईस्वी में मद्रास के समीप वेल्लोर नामक एक जगह पे एक सैनिक विद्रोह होता है और ये सैनिक विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ होने का एक पहला कारण ये होता है कि जो सैनिक होते हैं इन्हें माथे पर तिलक,
चंदन, पगड़ी ये सब लगाने की अनुमति नहीं होती है। साथ ही साथ कान में कुंडल पहनने की प्रथा भी जो इनका पहले से रहता है, अंग्रेज इसे ऐसा नहीं करने देते हैं। इसी को लेकर इनका विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध में हो जाता है। तो 1806 ईस्वी में मद्रास के वेल्लोर में हुई इस घटना को भारत में पहला सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि हम लोग पहला सैनिक विद्रोह 1857 को मानते हैं, लेकिन 1857 से जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 1806 ईस्वी में। भारत में सबसे पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मद्रास के वेल्लोर में। किसके समय में? तो सर जॉर्ज वार्लो के समय में हुआ था। क्या कारण थे? तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल के रूप में आते हैं लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 ईस्वी तक रहते हैं। लॉर्ड मिंटो के समय में ही 1813 ईस्वी का 1813 में एक चार्टर एक्ट पास होता है। 1813 के चार्टर एक्ट में क्या था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले से व्यापार करते चली आ रही थी, तो 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार होता है वो समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन चीन के साथ जो चाय का व्यापार होता था उस पर अधिकार बना रहता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए किस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, लेकिन चाय पर और चीन के साथ चाय पर इसका अधिकार बना रहा? तो वो 1813 का चार्टर एक्ट। आपको फिर से बता दें कि जितने भी चार्टर एक्ट हैं हम एक वीडियो में उस कंप्लीट चार्टर एक्ट को अच्छे तरीक़ा से पढ़ लेंगे। इसके बाद लॉर्ड मिंटो का कार्यकाल देखिएगा तो 1807 से 13। इनके समय की एक और घटना है 1809। आपको अगर पता है तो 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ जो सेनापति होते हैं उनके बीच होती है। तो 1809 में अमृतसर की संधि चार्ल्स मेडकॉफ और रणजीत सिंह के बीच होती है। उस समय गवर्नर कौन होते हैं? तो लॉर्ड मिंटो प्रथम। साथ ही लॉर्ड मिंटो के समय में मेलकम नामक एक राजदूत को ये फारस भेजते हैं। तो लॉर्ड मिंटो प्रथम से इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आपको जितने भी गवर्नर होंगे, गवर्नर जनरल होंगे, वो सब का कार्यकाल आपको याद रखना ही रखना है। इतने सारे गवर्नर जनरल हैं, लेकिन फिर भी आपको 4-4, 5-5 के क्रम में उसे तोड़ के याद कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 85, 1785 से 86 मैकफर्सन, 1786 से 93 कॉर्नवालिस, उसके बाद पुनः 1805 में कॉर्नवालिस, उसके बाद सर जॉन सोल्स 1793 से 98, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, सर जॉर्ज बार्लो 1805 से 1807, लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813। तो 3-3 या 4-4 का ग्रुप बना के आप इसे ध्यान रख सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आपको इनका कार्यकाल याद रखना है तो इनके समय की कोई एक घटना याद कर लीजिए। जैसे कि 1780 में पहला समाचार पत्र का प्रकाशन जेम्स हिक्की के समय में हुआ था। जेम्स हिक्की इसके प्रकाशक थे और किसके समय में हुआ था? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो कोई एक घटना याद रख लीजिए कि 1780 में जो थे आपके वो कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स। तो आपको इस तरीक़ा से ध्यान रख सकता है। जैसे लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि 1798, तो आपको याद आ जाएगा, ध्यान में आ जाएगा कि 1798 में जो थे वो लॉर्ड वेलेजली थे। बाकी आपका जब पढ़ा हुआ रहेगा कि 1798 से 1805 तक ये कार्यकाल में रहे तो आसानी से आपको ध्यान लगेगा, ध्यान रह सकता है। और काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गवर्नर जनरल, गवर्नर से पूछे जाते हैं, इसलिए इसका बार बार अध्ययन करना जरूरी है। तो फिर कुछ गवर्नर जनरल बाकी रह गए हैं, बाकी के हम अगले वीडियो में उसे कंप्लीट करते हैं।